गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? यस, गुड मॉर्निंग गाइस। हेलो, हाय। क्या बोलती है पब्लिक? कैसे हो सब लोग? गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। क्या चल रहा है लाइफ में? हाउ इज प्रोफेशनल ट्रीटिंग यू? आर यू हैप्पी? मस्त मस्त, एक नंबर। मैं एकदम बढ़िया यार, एकदम मस्त हूँ, बढ़िया हूँ। दिन बड़े अच्छे निकल रहे हैं मेरे, और ड्राफ्टिंग की क्लासेस बड़ी अच्छी निकल रही है मेरी, तो मैं बहुत खुश हूँ। चाय चल रही अकेले अकेले? शर्म नहीं आती? हाँ, अकेले अकेले चाय पी रहे हो? ओके। देखो यार, आज मैं आफ्टर दिस लेक्चर आई विल बी पोस्टिंग अ वीडियो अबाउट ड्राइव लिंक ऑफ डीडी, ड्राफ्टिंग, ऑनलाइन लाइव, जून 21 अटेम्प्ट के लिए किसको क्या लेना चाहिए, दिसंबर 21 के लिए किसको क्या लेना चाहिए, वो सब मैं आज पोस्ट कर दूंगी। जस्ट आफ्टर दिस लेक्चर आई पोस्ट अ वीडियो। ठीक है, तो तुम लोगों को सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छे बच्चों के साथ क्लासेस अच्छी जाएगी? ओहो, मतलब मतलब शर्म नहीं आती खुद की तारीफ करते हुए? हाँ। ओके गाइस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो क्या हम अपनी ड्राफ्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं? क्या आप लोग मेरे साथ तैयार हैं ड्राफ्टिंग स्टार्ट करने के लिए? बताइए। ऑल सेट? बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई साहब। तारीफ तो खुद की कर लेते हो यार तुम लोग। अच्छा, यहाँ पर कौन है जो एलएलबी कर रहा है? एलएलबी वाले बच्चे कौन है यहाँ पर? प्रोफेशनल ट्रीटिंग मी लाइक अ रोबोट। ओके। फुल जोश के साथ एलएलबी कौन कर रहा है मुझे बताओ। उत्कर्ष। ओके। ओके। दुर्वेश, प्रिया, ध्वनित, तेजस्विनी, शगुफ्ता। आर यू वेल? आई एम ऑल वेल यार, ऑल गुड। दीपिका, आयुष अब स्टार्ट करेगा। सान्या, ध्वनित। ओके। सो सबसे ज्यादा अगर मैं ड्राफ्टिंग की बात करूं ना, तो सबसे ज्यादा ड्राफ्टिंग जो है वो पर्टिकुलरली एलएलबी स्टूडेंट्स को बहुत काम आती है। देखो, जो एलएलबी नहीं कर रहा है उसको तो काम आएगी, वो तो मतलब आईसीएस है, ऐसे नहीं कि तुम एलएलबी कर रहे हो तो तुमसे पूछेंगे, जो नहीं कर रहा है उसे नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं है। माय पॉइंट इज कि जो एलएलबी कर रहे हैं उनको एलएलबी में बहुत फायदा मिलेगा ड्राफ्टिंग सीखने का। ओके। तो आप लोगों को एलएलबी निकालना बहुत, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग जब सीएस की पढ़ाई करते हो तो आप लोगों को टाइम नहीं मिलता है अपनी एलएलबी या बीकॉम या मास्टर्स पर ध्यान देने का। तो जब आप ड्राफ्टिंग पढ़ोगे तो आपको एलएलबी में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ओके। यस। ऑल राइट, दीपाली भी अब स्टार्ट करेगी, सचिन। ऑल राइट, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, इनफैक्ट मैं अगर आप लोगों को एक बात बताऊं, जैसे मैंने एमबीए किया है फाइनेंस एंड मार्केटिंग में। ठीक है, तो मुझे काफी ज्यादा फायदा हुआ जब मैंने एक साल, मतलब एक साल भी नहीं, एक्चुअली 10 मंथ मैंने जॉब की थी एज अ सीएस। तो जहां पर मैंने आर्टिकलशिप की ना, वहीं पर मैंने जॉब, मुझे परमानेंट जॉब मिल गई थी। ठीक है, तो द पॉइंट इज कि वो जो कंपनी थी दैट वाज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज। ठीक है, जो लोग इंदौर से हैं वो लोग जानते होंगे कालानी ग्रुप, ट्रेजर आइलैंड मॉल वाली जो कंपनी है। तो इनफैक्ट जब मुझसे लोग पूछते थे, मेरे रिश्तेदार वगैरह पूछते थे कि क्या कर रही है सौम्या, तो मैंने बोला कि मैं सीएस कर रही हूँ, तो उनको समझ में नहीं आया। अच्छा अच्छा, तो अभी मतलब अभी तो मैं आर्टिकलशिप कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, बोले मतलब ट्रेनिंग, मैं हाँ ट्रेनिंग कर रही हूँ। फिर उन्होंने पूछा कहाँ पर, मतलब ट्रेजर आइलैंड मॉल में।
तो उनको लगा कि मैं टीआई में, ट्रेजर आइलैंड मॉल को छोटे से टीआई बोलते हैं, इंदौर में एक ट्रेजर आइलैंड मॉल है जो कि सबसे पहला मॉल इंदौर का, ठीक है। तो उनको लगा कि मैं वहां पर एज सेल्स या कहीं पर ऐसे कुछ तो काम करती हूँ, कुछ लोगों ने झाड़ू लगाने वाला है, क्लीनिंग वाला लगाने वाला भी इमेजिन कर लिया था मुझे, ठीक है। सो मैंने जहां पर ट्रेनिंग की वहां पर करीब करीब 60 समथिंग कंपनीज थी, ठीक है। दो ग्रुप थे, ठीक है, एक फादर और एक सन का। फादर जो थे वो 30 कंपनी संभालते थे और सन जो थे वो 30 कंपनी संभालते थे, और दोनों के अंडर लिस्टेड कंपनीज भी थी, सेक्शन 8 कंपनीज भी थी, प्राइवेट पब्लिक सब टाइप की कंपनीज थी। आ रही मेरी बात समझ में? तो मुझे काफी बड़ा एक्सपोजर मिला था वहां पर। उसके बाद मेरा काम उनको बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू। तो काम अच्छा लगा आर्टिकलशिप में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे आगे परमानेंट कर दिया एज एन एम्प्लॉय। वैकेंसी थी इसीलिए परमानेंट किया, ऐसे नहीं कि यार आर्टिकल अच्छा मिल गया तो परमानेंट कर दो। उनके भी बजट में बैठना चाहिए, उनके पास भी वैकेंसी होनी चाहिए, राइट। तो जब मैं आप लोगों को ये चीज बोलती हूँ कि आप लोग आर्टिकलशिप को इतना हल्के में मत लो कि यार आर्टिकलशिप है बस स्टार्ट करनी है, बस काम टालने वाली हरकतें मत करो, ठीक है। मेक श्योर कि आपको अच्छी जगह आर्टिकलशिप मिले सो दैट यू कैन सिक्योर योर जॉब एज वेल। यू वोंट गेट द गारंटी कि यार नो मैटर व्हाट मैंने आर्टिकलशिप की तो मेरे को जॉब मिल ही जाएगी, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं। वहां वैकेंसी हुई, कंपनी का बजट हुआ तो ही वो आपको परमानेंट करेंगे, बट चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? बहुत अच्छे से, यस। तो मैं यही बोल रही हूँ कि आर्टिकलशिप आप जब करो तो उसको अच्छे से प्लान करके करो। 25 जगह इंटरव्यू दो। अभी मेरा जैसे पिछले 2 से 3 महीने में मेरा स्टूडेंट से काफी ज्यादा इंटरेक्शन हुआ, बिकॉज आई यूज्ड टू पोस्ट वैकेंसीज ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट, ओके। तो स्टूडेंट्स को मैंने इतना इम्पेशेंट देखा ना, इतना इम्पेशेंट कि यार मैम बस नहीं मिल रही, अब तो मैं यहाँ कर लूंगा, अब तो मैं यहाँ कर लूंगा, मेरे को नहीं मिल रही। मतलब दे वर सो इम्पेशेंट कि उनसे एक दिन भी रुका नहीं जा रहा था। तुम 2 महीने 3 महीने रुको, घर पे बैठो, पर बेस्ट आर्टिकलशिप ढूंढो अपने लिए, सबसे अच्छे आर्टिकलशिप ढूंढो। क्यों कॉम्प्रोमाइज करें हम? हमें क्या कमी है जो हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे? अटेम्प्ट लगे इसीलिए, दैट्स नॉट अ फैक्टर टू कॉम्प्रोमाइज। आ रही मेरी बात समझ में? बहुत अच्छे से। रैंक नहीं आई इसीलिए, दैट्स नॉट अ फैक्टर टू कॉम्प्रोमाइज। आप लोग प्रोफेशन क्लियर करो। देखो, जो अभी प्रोफेशन के साथ आर्टिकलशिप करना चाह रहा है वो गलत नहीं है, अगर उसको अच्छी आर्टिकलशिप मिल रही है तो, ठीक है। माई ओनली कंसर्न इज दैट यू गेट अ गुड आर्टिकलशिप। अगर आपको अभी अच्छी मिल रही तो तुम दुनिया में कहीं भी गलत नहीं हो, तुम्हें कोई कितना भी गलत बोल दे, बट अगर अच्छी नहीं मिल रही तो फिर तुम प्रोफेशनल तक वेट करो। क्लियर है सबको? यस, ओके, डन, डील। चलो भाई, स्टार्ट करेंगे हमारा ड्राफ्टिंग। लेट्स स्टार्ट, लेट्स किल इट। फटाफट से ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं पूरे जोश के साथ, ठीक है। एंड एज आई ऑलवेज से आग लगा देते हैं। हम लोगों ने कल बिल्कुल बेसिक पढ़ा था, दैट इज जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग बेसिकली क्या बोलता है कि भाई हमें ड्राफ्टिंग कैसे करना है, क्या करना है, अग्रीमेंट सॉरी अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब कैसे बनाना है, हमने उसके बारे में पढ़ा था। याद आ रहा है सबको कल का? Yes. If anyone here who has taken all 3 groups, ma'am, will you please give tips how to start answer writing practice? Please tell, this is last attempt for me and I want to give my best. Okay. Ma'am, I was searching for a listed company, but you told they don't hire executive past. Yes, Abhijit, you're right. 98% cases they don't hire executive past. So there was my student called Ronit Jain, जिसको अभी ऑल इंडिया रैंक 9 आया। उसे ड्राफ्टिंग पढ़ा था, ही स्कोर्ड अराउंड 66 मार्क्स इन ड्राफ्टिंग, ठीक है। तो और मैं एक बात बता दूं, रोनित जैन फेल्ड इन द प्रीवियस अटेम्प्ट। उसका दिसंबर 19 में अटेम्प्ट था, उसमें वो तीनों ग्रुप फेल हुआ। उसने 1 साल कड़ी मेहनत की एंड ही स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 9 इन December 20। ही वॉज इन कॉन्स्टेंट टच विथ मी, मैम आंसर कैसे लिखना है, कैसे करना है, वो कैसे करना है, और उसको ड्राफ्टिंग में बहुत अच्छे मार्क्स है। सो द पॉइंट, और अब आज उसका 2 जगह इंटरव्यू, सिप्ला और रिलायंस इंडस्ट्रीज, RIL। आ रही बात समझ में? तो माई पॉइंट इज, आई एम नॉट अगेंस्ट आर्टिकलशिप। मैं दुश्मन नहीं हूं आर्टिकलशिप की कि यार आर्टिकलशिप मत ही करो, मुझे कुछ नहीं मिलना और डिग्री भी नहीं मिलेगी तुम्हें। बट द पॉइंट इज दैट इन 98% केसेस they won't allow you as an article in a listed company if you're just an executive pass। अगर तुम फाइनल पास कर लेते हो तो
चांसेस ज्यादा है लिस्टेड कंपनी में मिलने के, गारंटी तब भी नहीं क्योंकि कंपनीज कम है और बच्चे ज्यादा है। आ रही मेरी बात समझ में? बहुत अच्छे से, यस, ओके। मैम हु हैज टेकन ऑल 3 ग्रुप्स एंड लिव्स आउटसाइड पुणे प्रेफरेबली इन मुंबई। ये तो यार तुम आपस में बात कर लो। अभिषेक आई विल गिव यू द टिप्स, ठीक है? मैं जब ये सेशन एंड होगा तब मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगी, बट इट वुड बी बेटर दैट यू कॉन्टैक्ट मी पर्सनली, क्योंकि अभी तो यहाँ पर किसी को अंदाजा भी नहीं है कि ड्राफ्टिंग में क्या होता है एग्जैक्टली। तो मैं यहाँ पर अभी आज की रेट पे टिप्स दूंगी तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। ओके, यस, ऑल राइट। तो अगर आप लोगों का बहुत अच्छा रेफरेंस है कहीं से, या फिर इफ यू किल द इंटरव्यू, अगर आपको बुला लेते हैं, जैसे अगर जो थोड़ी सी रिमोट लोकेशंस होती है ना, फॉर एग्जाम्पल आपका गांधीनगर हो गया गुजरात में, या आपका वो आनंद हो गया गुजरात में, ठीक है, जहां पर अमूल की फैक्ट्रीज है। उसके बाद आपकी जो बहुत ही रिमोट लोकेशंस होती है ना, जहां पर लिस्टेड कंपनी है, वहां पर आपको मिल जाएगी एग्जीक्यूटिव पास होने के बाद। लेकिन अगर आप दिल्ली, पुणे, बॉम्बे, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, नोएडा, गुड़गांव, आपका औरंगाबाद, अहमदाबाद, सूरत, यहाँ पर अगर आप ढूंढोगे ना, आपका चंडीगढ़, अमृतसर, यहाँ पर अगर आप ढूंढोगे आपको इतना इजी नहीं है मिलना। ओके, रिमोट लोकेशंस पे मिल सकता है क्योंकि वहां पर स्टूडेंट्स डोंट प्रेफर, तो उनको जो कैंडिडेट मिलते हैं वो उसको रख लेते हैं फिर। क्लियर है? हाउ कैन आई कनेक्ट यू? दिस इज माई नंबर, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। ओके, डन, ऑल राइट। चलो यार, अब स्टार्ट करते हैं पूरा जोश से। कल का ओवरव्यू मैं दूंगी, ऑब्वियसली दिस इज माय एवरीडे प्रैक्टिस। हम जो भी स्टार्ट करेंगे उसके पहले हम एक दिन पहले का रिवाइज जरूर करेंगे, ठीक है? इससे कि फ्लो बन जाता है, तुम्हारा भी रिविजन हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट, लेट्स किल इट। ओके, सो we started with unit number 2. Unit number 2 is general principles of drafting and its relevant substantive rules. ये जो चैप्टर है इसका वेटेज करीब करीब 15 मार्क्स का है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट प्लस बहुत इजी है, ठीक है? तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था ड्राफ्टिंग। मैंने आपको बताया था ड्राफ्टिंग मतलब क्या। ड्राफ्टिंग मतलब एनी काइंड ऑफ मैसेज दैट यू राइट ऑन अ डॉक्यूमेंट, नॉट ओनली ऑन अ डॉक्यूमेंट। तुम दीवार पर लिखो वो ड्राफ्टिंग है, तुम पत्थर पर लिखो ड्राफ्टिंग है, राज लव सिमरन लिखा वो ड्राफ्टिंग है, तुम कार्डबोर्ड पर लिखो वो ड्राफ्टिंग है, तुम टेबल पर फ्लेम्स लिखो वो ड्राफ्टिंग है, तुम एक पेपर पर डॉट बनाओगे वो भी ड्राफ्टिंग मानी जाएगी। क्लियर है क्या? बहुत अच्छे से। पर क्या हमें वो ड्राफ्टिंग के बारे में पढ़ना है? नहीं, वो हम बचपन में सब करके आ चुके हैं। चित्रना और सब खराब काम करना वो सब कर चुके हैं। हमें पढ़ना है लीगल ड्राफ्टिंग। लीगल ड्राफ्टिंग के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत है। 3 मतलब 3। पहला हमें जरूरत है लॉ जानने की। मैम लॉ कौन सा लॉ? लॉ वो सब जो तुम एग्जीक्यूटिव में पढ़कर आए हो। कौन से लॉ पढ़कर आए हो? तुम पढ़कर आए हो इकोनॉमिक लॉ, कमर्शियल लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, लेबर लॉ, कंपनी लॉ, टैक्स लॉ, फिस्कल लॉ, तुम ये सब पढ़कर आए हो। वो सारे लॉ को तुम्हें जानना जरूरी है। बट मैम प्रॉब्लम ये है कि हमें याद नहीं रहता। एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट आया 25 तारीख को, हमने उसी दिन हमारी मेमोरी में से हमने पूरा ऐसे जो है ना हमने ऊपर पोछा लगाया था, ठीक है, और हमने पूरे लॉ साफ कर दिए थे क्योंकि हमें याद ही नहीं रखने थे। तो मेरी जान, जब भी आपका ये होता है, जब भी आपके पास क्लाइंट आता है या फिर आपसे कोई आपको कोई अग्रीमेंट बनाने के का आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट आता है या फिर बिजनेस आता है, देन द फर्स्ट थिंग यू डू इज व्हाट? ओपन अ बेयर एक्ट। ओके, तो यू डोंट हैव टू बी लाइक कि यार तुमको सब कुछ याद करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। आपके बेयर एक्ट होते हैं, आप ओपन करो, आप उसको चेक करो, बट गलत कभी भी किसी को नहीं बताना है। क्लियर है? दूसरी चीज आपको क्या जरूरत है? आपको जरूरत है फैक्ट की। लॉ पता कर लिया हमने, फिर हमें फैक्ट पता करना है कि उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड फैक्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अमिताभ बच्चन आता है और अमिताभ बच्चन आकर बोलता है कि यार सौम्या, जो अपना अभिषेक बच्चन है ना वो कुछ कर तो रहा नहीं लाइफ में, ठीक है, मेरी भी अब उम्र हो गई है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि अब मैं मेरे 100 दिन पूरे हो जाए, तो फिर उसमें क्या करेंगे? तो मैं अपनी एक विल बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अब विल तो आप लोग जानते हो कि विल जो होती है वो कहीं ना कहीं डेथ के बाद ही इफेक्टिव होती है, ठीक है। डेथ जब होती है टेस्टेटर की, उसके बाद ही इफेक्टिव होती है। तो जब वो मेरे पास आया
तो आई वाज सपोज टू गेट द फैक्ट स्ट्रेट अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ फैक्ट दैट आर रिलेटेड टू हिज प्रॉपर्टीज। मतलब आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज है, आपने खुद ने प्रॉपर्टी ओन की है या आपने इनहेरिट की है। क्योंकि लॉ क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, लॉ ये बोलता है कि अगर आपने प्रॉपर्टी इनहेरिट की है तो अमिताभ बच्चन की बहन और उनके बच्चों को भी मिलेगी। पर अमिताभ बच्चन की अगर प्रॉपर्टी खुद की ओन्ड है, सेल्फ ओन्ड है, तो फिर अमिताभ बच्चन डिसाइड कर सकता है उसको किसको देनी है। आ रही मेरी बात समझ में? बहुत अच्छे से। क्या बोलते हैं मेरी जान, देखो ध्यान से सुनना। हाँ जी, अब देखो, हरिवंश राय बच्चन जो है वो ये है, ठीक है, उसका बेटा है अमिताभ बच्चन और एक और अमिताभ बच्चन की बहन है, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी हरिवंश राय बच्चन ने अक्वायर की है और अमिताभ बच्चन और उसकी सिस्टर ने इनहेरिट की है, तो अमिताभ बच्चन अकेले डिसीजन नहीं ले सकता है। क्लियर है? क्योंकि हिंदू लॉ के हिसाब से, सक्सेशन एक्ट के हिसाब से अब तो बेटे को नहीं बेटी को भी प्रॉपर्टी मिलती है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। उसके बाद अगर अमिताभ बच्चन ने अगर वो प्रॉपर्टी सेल्फ अक्वायर की है तो फिर उसके बच्चों को मिलेगी और अमिताभ बच्चन खुद डिसाइड करेगा कि उस प्रॉपर्टी को क्या करना है। तो ये सारे ऐसे छोटे 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 फैक्ट्स जो है वो ड्राफ्ट्समैन को लेने पड़ते हैं। क्लियर है सबको? और ये फैक्ट्स लेने के बाद ही वो उसे एक लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो क्या मैम हमें लीगल ड्राफ्टिंग आनी चाहिए, लीगल लैंग्वेज आनी चाहिए? यस। सो व्हाट इज ड्राफ्टिंग? ड्राफ्टिंग इज अ सिंथेसिस ऑफ लॉ एंड फैक्ट इन अ लैंग्वेज फॉर्म। आपको लॉ, फैक्ट और लैंग्वेज तीनों चीज आनी चाहिए। अगर एक चीज आती है दूसरी नहीं आती है तो भी आपका ड्राफ्टिंग नहीं हो सकता है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। तुम अपनी बात कर लो, मैं जॉब छोड़ देती हूँ। बात कर लो अपनी, है ना? मैं जॉब छोड़ देती हूँ। मैं एक काम करती हूँ, लेक्चर वगैरह बंद करके अपन पहले आपस में बातचीत कर लेते हैं कि भाई बॉम्बे जाना है, पुणे जाना है, क्या करना है, तुम बता दो। क्या बोलते हो? चलेगा? एनीवन फ्रॉम मुंबई? लेट्स ऑल मेक अ ग्रुप। बढ़िया यार। चलो, उसके बाद हमने पढ़ा था कि जब भी हम लीगल डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट करते हैं तो हमें किन चीजों की जरूरत है? हमें चाहिए ड्राफ्ट्समैन की कला। कला मतलब स्किल। ड्राफ्ट्समैन में इतनी अक्ल होनी चाहिए, इतना दिमाग होना चाहिए कि वो कैसे ड्राफ्टिंग करे। उसके बाद उसे लॉ फैक्ट का नॉलेज चाहिए, तो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद उन्हें सब कुछ सिस्टमैटिक सीक्वेंस में डालना है, ये भी हमने कल पढ़ा था। हमने कल सीक्वेंस तक डिस्कस की थी कि भाई पहले पार्टीज का डिस्क्रिप्शन आना चाहिए, फिर उसके बाद कंसिडरेशन आना चाहिए, फिर कंसिडरेशन कितना इंस्टॉलमेंट में जाएगा ये आएगा, फिर प्रॉपर्टी का पोजेशन आएगा, फिर प्रॉपर्टी की पोजेशन के बाद कॉन्ट्रैक्ट को कोई ब्रीच ना करे इसके बारे में आएगा। तो माय पॉइंट इज कि सारी चीजें जो है वो सीक्वेंस में आनी चाहिए। क्लियर है? फिर आपको वहां का कस्टम, लॉ ये भी पता होना चाहिए कि भाई आप किस एरिया से रिलेटेड, किस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप बना रहे हो। क्लियर है? बहुत अच्छे से। तो ये सारी चीजें हमने कल पढ़ी थी। उसके बाद मैंने आपको एक और चीज बता दी थी, एंड दैट इज कि ड्राफ्टिंग ऐसे नहीं है अरे अपने को कोई बिजनेस आया, अपन ने फटाफट से ड्राफ्ट बनाया और काम खत्म। डू नॉट गेट दिस एक्साइटेड कि बस काम आया और अपने काम करना चालू कर दिया। First think and then compose. So there are two phases in drafting. First is conceptual phase where you think about what you've got to draft. आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, आपको डीड बनानी है, आपको पावर ऑफ अटॉर्नी बनाना है, आपको विल बनाना है, आपको प्रॉमिसरी नोट बनाना है, आपको सेटलमेंट डीड बनानी है, रिलीज डीड बनानी है, आर्बिट्रेशन बनाना है, फॉरेन कोलैबोरेशन बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। एग्जैक्टली बनाना क्या है पहले सोचो, सारा लॉ पता करो, फैक्ट पता करो, छोटा सा ड्राफ्ट बनाओ, उसके बाद उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करो। सो यू हैव टू बी वेरी श्योर दैट यू नो व्हाट यू हैव गॉट टू राइट।
राइट? सोचो तो सही पहले दिमाग में, थिंक बिफोर यू राइट इज व्हाट ड्राफ्टिंग सेज। ओके, उसके बाद हमने लास्ट चीज जो पढ़ी थी वो क्या थी, हमें पहले ड्राफ्टिंग में फैक्ट्स को कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है, उसके बाद उन्हें पूरा एक साथ एक जगह लिखना है, कंसोलिडेट करना है, उसके बाद हमें उन्हें आपस में कोऑर्डिनेट करके एक ड्राफ्ट बनाना जरूरी है जिसमें हम पहले सोचेंगे और फिर उसको लिखेंगे। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से ये बात ध्यान रखना, अगर आपकी स्टार्टिंग की ड्राफ्टिंग है, अगर आपकी पहली ड्राफ्टिंग है, जो पहला प्यार आपका हो रहा है यहाँ पर ड्राफ्टिंग से, उसमें आप अपने आप को इतना होशियार मत समझो कि बस ड्राफ्ट आया, हमने बनाया और हमने क्लाइंट को दे दिया। नहीं 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 नहीं, आपको क्या करना है, आपको ड्राफ्ट बनाकर एक महान मनुष्य, एक्सपर्ट के पास जाकर उससे चेक करवाना है कि क्या ये मैंने सही बनाया है। एंड दिस इज नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर द फर्स्ट ड्राफ्ट, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द फर्स्ट मेनी ड्राफ्ट दैट यू गोइंग टू प्रिपेयर इन योर करियर। जब तक आप पूरे 100% श्योर ना हो जाओ कि बस अब ये ड्राफ्ट परफेक्ट बना है, तब तक आप लोगों से चेक करवाओ, भले ही आपको अपनी प्रॉफिट या अपनी फीस शेयर करना पड़े। क्लियर है? ये मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, इसमें बहुत सारी चीजें जिसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगी कि यार ये बुक में लिखा है पर रियल में ये होता है। ठीक है? अब रियल में मैं बनिया हूं, तुम मेरे पास आओगे सौम्या मैम, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मैं आपका गूगल ड्राइव स्टूडेंट हूँ, ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ, पेन ड्राइव स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और मैंने ये ड्राफ्ट बनाया है, ठीक है, आप चेक कर दोगे क्या? मैंने ठीक है, मैंने एक ड्राफ्ट चेक कर दिया। तुम 2-4 दिन बाद आए, सौम्या मैम मैं आपका पेन ड्राइव स्टूडेंट हूँ, आप ड्राफ्ट चेक कर दोगे क्या? मैंने यार मैं फ्री नहीं बैठी हूँ तुम्हारे लिए। आ रही मेरी बात समझ में? सो the point is कि nobody is going to do it for free, so there is a larger probability that you have to share your fees as well, जो तुम्हें कंपनी दे रही है। आ रही मेरी बात समझ में? बट स्टिल you have to do it, क्योंकि गलत देने से तो बेटर है, गलत दे दिया ना तो तुम्हें आगे कभी बिजनेस नहीं मिलेगा, इट्स बेटर कि तुम वो चेक करवा लो। क्लियर है? बहुत अच्छे से? यस, ऑलराइट। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें अब यहाँ पर पढ़ना है, दैट इज a draftsman must obtain all necessary particulars, जितनी भी चीजें आपको चाहिए वो सब आपको लेके रख लेनी है। ये तो मैं आपको बार बार बोल चुकी हूँ, आपको दोनों पार्टीज की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मतलब आपको उनका नाम, पप्पा का नाम, उनका रेसिडेंट ऑफिस, रेसिडेंशियल एड्रेस, उनका काम क्या है, ऑक्यूपेशन, प्लेस, ये सब चीजें आपको लेनी है। साथ ही साथ अगर कोई दो कंपनीज के बीच में अग्रीमेंट हो रहा है तो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस और ये अग्रीमेंट करने के लिए जो रेजोल्यूशन पास किया उसकी डिटेल्स, ये सब आपको लेनी पड़ेगी। फिर जो प्रॉपर्टी है उसकी डिटेल्स लेनी पड़ेगी। भाई व्हाट इफ द प्रॉपर्टी इज बीइंग सोल्ड, जो भी प्रॉपर्टी बेची जा रही है वो मॉर्गेज हुई तो, वो चार्ज हुई तो, आ रही मेरी बात समझ में? उसमें कोई डिफेक्ट हुआ तो, उसमें कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो, मेरे और मेरे भाई के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, मेरा भाई खड़ा नहीं है, मेरे और मेरे भाई के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है और मैं प्रॉपर्टी बेचने निकल गई, क्या मैं वो कर सकती हूँ? नहीं। आ रही मेरी बात समझ में? बहुत अच्छे से? यस, ठीक है। सो आपको सारे नेसेसरी पर्टिकुलर्स, अच्छा एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात, और ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मेरे अंडर एक स्टाफ काम करता था पहले, ठीक है, हम लोग अग्रीमेंट बना रहे थे और वो बेसिकली एक तरह का रिलीज डीड थी। रिलीज डीड समझते हो क्या होता है? कि कोई डेट था विच वाज ओड बाय द, मैम आप डेली लाइव क्लास लोगे यूट्यूब पर? नहीं, ये एप्लीकेशन पर होगी मेरी जान आंचल। अब देखो क्या हुआ था कि ये बोरोवर है, ये अपना लेंडर है, ठीक है, बोरोवर ओज 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए कुछ था इंटरेस्ट वगैरह मिलाकर, ठीक है। अब लेंडर को पता चल गया कि यार ये बोरोवर पे नहीं कर पाएगा, तो बोरोवर ने क्या, तो लेंडर ने क्या किया, लेंडर ने बोला कि एक रिलीज डीड बनवा लेते हैं जो ऑब्वियसली बोरोवर के खर्चे पर बनेगी, जिसमें लेंडर विल रिलीज बोरोवर कि मैं तुम्हारा पूरा जो अमाउंट है वो वेव ऑफ करता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास आए वो, ठीक है, आई वॉज फ्रेंड्स विथ लेंडर, बट पैसा मुझे बोरोवर ने दिया था। यहाँ पर सौम्या कटारिया जो है वो रिलीज डीड बनाने वाली है। अब रिलीज डीड बनाने के लिए मैं नहीं आई, मेरा जो एक स्टाफ था उसने बनाना चालू किया। तो क्या हुआ ना कि उसने बहुत सारी चीजें खुद आगे बढ़कर नहीं पूछी,
और जो बोरोर था वो थोड़ा सा डम था, मतलब उसने अपने धंधे में भी नुकसान वगैरह किया हुआ था, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ, थोड़ा सा धंधे में भी नुकसान वगैरह किया हुआ था। तो बहुत सारे पर्टिकुलर्स उसने मेरे स्टाफ को नहीं दिए, वो छोड़ो, बट मेरे स्टाफ को तो सारा पर्टिकुलर लेना पड़ेगा ना। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो ड्राफ्ट्समैन का काम है, वो लेना, एक्सट्रैक्ट करना। It is not the responsibility of the borrower or the lender or the parties to the agreement to extract any information from the or to provide any information to the draftsman. It is the draftsman responsibility to extract the information from the parties. Draftsman को पता है कि इसमें क्या information लगती है, borrower lender को नहीं पता है कि agreement में क्या information लगती है, वो लोग draftsman नहीं है। क्लियर है सबको? तो ये ध्यान रखना आप लोग, आप लोग कि ड्राफ्टमैन मस्ट ऑब्टेन all the necessary particulars that are required to draft an agreement. क्लियर है क्या सबको? बहुत अच्छे से, यस, ओके। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है कन्वेंसिंग, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना और बकर बंद कर दो यहां पर, ओके। मैम प्लीज लेट मी नो, जो भी सीएस प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस से है, हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट यू गाइज? जो भी ओल्ड सिलेबस है वो खुशी स्मार्ट को प्लीज कांटेक्ट कर लीजिए। अब देखो, ध्यान से सुनना, ये है पोआ जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ अटर्नी, ये हमारा लीज डीड। ये दोनों जो है अब देखो, क्या मुझे तुम बताओ, क्या पावर ऑफ अटॉर्नी अगर मैं बनाती हूं तो क्या वो ड्राफ्टिंग होगी, और लीज डीड में बनाती हूं तो क्या वो ड्राफ्टिंग होगी? बताइए। अगर मैं पावर ऑफ अटॉर्नी बनाती हूं, व्हाट इज पावर ऑफ अटॉर्नी? वेयर आई मेक और अपॉइंट समवन एज माय अटॉर्नी टू डू थिंग्स ऑन माय बिहाफ, ठीक है। अगर मैं कंपनी में डायरेक्टर हूं और मुझे जाना है 1 महीने के लिए यूरोप घूमने क्योंकि पैंडेमिक खत्म हो गया है, ठीक है, ऐसा लोग मान रहे हैं, तो मैं 1 महीने के लिए किसी और पर्सन को मेरा अटॉर्नी बनाकर जाऊंगी और मैं बोलूंगी कि यार मेरी जगह तू मीटिंग्स अटेंड कर सकता है, ही हैज टू बी अ डायरेक्टर आल्सो, ओके, तू मीटिंग अटेंड कर सकता है, तू मेरी जगह साइन कर सकता है, तू मेरी जगह एक्शंस ले सकता है और मेरी जगह तू डायरेक्टर की तरह काम कर सकता है। अगर बोर्ड को ये मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है और इस तरह का पावर ऑफ अटॉर्नी मैंने बनाया। तो ये दोनों क्या हो गए? पावर ऑफ, ये दोनों क्या हो गए? ड्राफ्टिंग हो गए। मुझे बताओ प्रॉपर्टी किस में ट्रांसफर हो रही है? पावर ऑफ अटॉर्नी में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है या लीज डीड में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है? चलो दोनों ड्राफ्टिंग है, इस पे तो हम सबने अग्री कर लिया कि ठीक है कि बोथ आर ड्राफ्टिंग। क्लियर है? ठीक है, दोनों के दोनों क्या हो गए मेरी जान? प्रॉपर्टी किस में ट्रांसफर हो रही है? लीज डीड में। बहुत बढ़िया, 1 नंबर, बड़े होशियार हो। लीज डीड में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है। वैसे तो प्रॉपर्टी पूरी ट्रांसफर नहीं हो रही है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है, जस्ट दैट प्रॉपर्टी का एक इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है। सो आई अग्री दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट ट्रांसफर, बट प्रॉपर्टी का पोजेशन तो लेजी के पास गया कि नहीं गया? गया है, राइट? अग्री करते हो? सो मेरी जान, अगर हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, और उसमें, उस ड्राफ्टिंग में अगर हम कहीं पर भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम बस क्या बोल देते हैं? कन्वेंसिंग। उसको हम क्या बोल देते हैं मेरी जान? कन्वेंसिंग। सो मैम क्या कन्वेंसिंग ड्राफ्टिंग हुई? यस, बट कन्वेंसिंग सिर्फ वो ड्राफ्टिंग होती है, फिर से, कन्वेंसिंग सिर्फ वो ड्राफ्टिंग होती है जिसमें हम प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से रिलेटेड डीड्स बनाते हैं। अब प्रॉपर्टी ट्रांसफर से रिलेटेड डीड्स हम देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। सेल डीड होती है, लीज होती है,
रेंटल अग्रीमेंट होता है, विल होती ठीक है। उसके बाद विल में प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर होती है ना। उसके बाद लाइसेंस होता है, लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है क्रेडिटर को, ठीक है, बट वो होगी सेल डीड के थ्रू ही या फिर सेटलमेंट के थ्रू, ठीक है। उसके बाद रिलीज डीड में होती है, रिलीज डीड में अगर मेरा कोई डेट है और उसको रिलीज करना है तो मैं उसमें अपनी प्रॉपर्टी बेच दूंगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारी बहुत सारी डीड्स बनती है। अभी हम विल को 1 मिनट के लिए साइड में रखते हैं, बाकी सब में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, या तो एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो रही है या फिर छोटा सा पार्ट हो रहा है। सो कन्वेंसिंग इज दैट पार्ट ऑफ ड्राफ्टिंग where you convey the property to from one person to another, इसीलिए इसका नाम ही कन्वेंसिंग है। हम बोलते ना यार, मेरे दोस्तों ने बोला यार सामने प्लान बन रहा है मूवी का, चलते हैं, तो मैंने बोला यार कन्वेंस का इशू है। किसका इशू है? कन्वेंस का इशू है। तो कन्वेंस मतलब आई एम नॉट एबल टू ट्रांसपोर्ट माई सेल्फ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आई एम नॉट एबल टू transport myself from one place to another. So conveyancing is nothing but transportation. So what do you transport in conveyancing as per legal documents? You transport a property from one person to another. So whenever you draft a deed with respect to transfer of property from one person to another, then that drafting is known as conveyancing. बाकी बची हुई चीजें भी ड्राफ्टिंग होती है, बट उसको हम कन्वेंसिंग में नहीं बोलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग है। हर अटेम्प्ट में इन दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन आता है, हर अटेम्प्ट में। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से बढ़ेंगे आगे। यस, चलो। सो व्हाट इज कन्वेंसिंग? ड्राफ्टिंग इंक्लूड्स कन्वेंसिंग। मैंने आपको बता दिया है ड्राफ्टिंग में कन्वेंसिंग जो है वो इंक्लूड होती है। सो व्हाट इज कन्वेंसिंग? कन्वेंसिंग इज अ आर्ट। आर्ट, वो तुमने अगर मूवी देखी हो ना हैप्पी न्यू ईयर, तो पता है ये एक आर्ट है, आर्ट है, कला, ठीक है। तो कन्वेंसिंग इज अ आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स वेयर बाय लैंड, या तो पूरा का पूरा लैंड या फिर उसमें सिर्फ एक छोटा सा इंटरेस्ट इन लैंड, that is immovable property is transferred from one person to another। यहाँ पर immovable property की बात की जा रही है कि immovable property या तो पूरी की पूरी property या फिर उसमें एक छोटा सा interest जब ट्रांसफर होता है तो वो क्या हो जाएगा मेरी जान? आपका कन्वेंसिंग। क्लियर है? बहुत अच्छे से। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई आपत्ति? यस, बढ़ेंगे आगे। ऑलराइट, अब तुम्हारे हिसाब से, तुम पहले अपना ओपिनियन बताओ, फिर मैं जो सच है वो बताऊंगी। तुम्हारे हिसाब से कन्वेंसिंग सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की होती है या मूवेबल की भी होती है? तुम्हारे हिसाब से कन्वेंसिंग सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की होती है या फिर मूवेबल एंड इमूवेबल दोनों की होती है? बताइए। है ना? बोलो बोलो। बोथ इमूवेबल, बोथ दोनों, मूवेबल इमूवेबल बोथ दोनों, मूवेबल। ड्राफ्टमैन ने जब ड्राफ्ट किया डीड वैलिड था टाइटल प्रॉपर्टी में, पर बाद में पता चला कुछ झोल था तो ड्राफ्टमैन रिस्पॉन्सिबल होगा। नहीं 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 नहीं, ड्राफ्टमैन कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ड्राफ्टमैन कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है यार, उसको उसका पैसा मिला, बात खत्म हो गई। साइन जो करता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, जो साइन करता है, साइन करने के पहले डीड पढ़ना किसको जरूरी है? दोनों पार्टीज को, बायर सेलर को, लेजर लेजी को। आ रही मेरी बात समझ में? तो ड्राफ्ट्समैन लीगली कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ओके, बोथ। ओके, अब मैं आपको एक छोटा सा ट्विस्ट बताती हूँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, ध्यान से सुनना, ठीक है? चलो, दो एक्ट के बारे में आपने सुना होगा, नाम तो सुना होगा। यस, टोपा, ठीक है, टोपा और स्टैंप एक्ट।
चूंकि टोपा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एक है सोगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, क्या घटिया किस्म के लोग हैं हम लोग, पूरी एक्ट की 12 बजाए तो उसका छोटा छोटा नाम बना गया ना। सोगा जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट वो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी कवर करता है, टोपा जो है वो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर करता है, और स्टैम्प एक्ट जो है वो बोथ मूवेबल प्लस इमूवेबल दोनों कवर करता है। इतना सबको पता है? यस। अब द पॉइंट इज मेरी जान कि सोगा को तो अभी जाने दो क्योंकि वो कन्वेंसिंग की बात ही नहीं करता है। सो डज सोगा टॉक्स अबाउट कन्वेंसिंग? नो। सो कन्वेंसिंग इज नॉट डिस्कस्ड इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। क्लियर है? When we talk about transfer of property act, conveyancing is mentioned and discussed. When it comes to stamp act, conveyancing is discussed. तो मैम ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, बिकॉज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या बोलता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करते हैं और उसकी ड्राफ्टिंग करते हैं तो वो कन्वेंसिंग है। स्टैम्प एक्ट क्या बोलता है? मूवेबल या इमूवेबल जब हम ट्रांसफर करते हैं तो स्टैम्प तो वो कन्वेंसिंग होगा। तो हम किसको माने? हमें दोनों को मानना है। So whenever you write a definition, you mention the definitions of both the acts. जिसमें आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में लिखना पड़ेगा कि कन्वेंसिंग जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की होती है, और स्टैम्प एक्ट में लिखना पड़ेगा कन्वेंसिंग में वेदर मूवेबल और इमूवेबल यू ट्रांसफर बाय वे ऑफ चार्ज, सेल, मॉर्टगेज, लीज, राइट टू यूज, लाइसेंस, आप कैसे भी ट्रांसफर करोगे उसकी ड्राफ्टिंग कन्वेंसिंग माने आएगी, समझ आएगी। आ रही की नहीं बात समझ में सबको? यस, बहुत अच्छे से डन है क्या? तो इस पर एक कंसेंसस अभी तक कोई भी नहीं ला पाया है कि मूवेबल इमूवेबल दोनों आता है या सिर्फ इमूवेबल आता है, क्योंकि दोनों एक्ट्स अलग अलग बात करते हैं। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। यस, बढ़ेंगे आगे, ठीक है। अच्छा ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्ट बोलता है। मैम क्या बातें कर रहे हो? मित्रास लीगल एंड कमर्शियल डिक्शनरी। अब बेसिकली मित्रास लीगल डिक्शनरी है बेसिकली जो सारी ड्राफ्टिंग की या लीगल टर्म्स कवर करती है। ओके, इसमें बहुत सारी ऐसी डेफिनेशंस है जो अलग अलग एक्ट से मित्रास लीगल डिक्शनरी में कवर की गई है, पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत सारी ऐसी टर्म्स है जो आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड होता है एनकम्बरेंस। एनकम्बरेंस का मतलब होता है डिफेक्ट, ठीक है। जैसे प्रॉपर्टी इज फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस, मतलब प्रॉपर्टी इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। ओके, तो इस तरह के ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि इस डिक्शनरी में लिख लिए गए, और ये डिक्शनरी सारे लॉयर, सारे एडवोकेट, सारे पीसीएस के पास मिलेगी, आपको मिलेगी मित्रा की लीगल डिक्शनरी, ठीक है। मैं आपको कल लाकर दिखाऊंगी। ओके, वो मित्रास लीगल कमर्शियल डिक्शनरी डिफाइंस कन्वेंस एज व्हाट? एक्शन ऑफ कन्वेंसिंग। मतलब ये तो बहुत ही टफ बात कर दी, भयंकर टफ डेफिनेशन है। कन्वेंस मींस व्हाट? एक्शन ऑफ कन्वेंसिंग। मतलब क्या? एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट ही होता है ये, बाय विच द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल। इंग्लैंड में कन्वेंस जो है वो अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, बट हमें इंग्लैंड से कद्दू फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। सो द पॉइंट इज मित्रा लीगल डिक्शनरी के हिसाब से कन्वेंसिंग इज बेसिकली नथिंग बट एन इंस्ट्रूमेंट टू ट्रांसपोर्ट वन प्रॉपर्टी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। 205 ऑफ लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या बोलता है? कन्वेंस, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी जो बाद में बन गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। कन्वेंस इंक्लूड मॉर्टगेज, चार्ज, लीज, एसेंट, vesting, declaration, release and every other insurance of any other property, any other interest therein by instrument except a will। मैंने क्यों बोला था कि will को हटा दो? मैंने इसलिए बोला था will को हटाने के लिए मेरी जान, क्योंकि will जो है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के हिसाब से हटा दिया गया है कन्वेंसिंग की डेफिनेशन से। मैम पर ऐसा क्यों किया गया? कन्वेंसिंग की डेफिनेशन से विल को क्यों हटाया? प्रॉपर्टी तो उसमें भी ट्रांसफर होती है, प्रॉपर्टी उसमें ट्रांसफर होती मरने के बाद, मेरे नहीं टेस्टेटर के। तो टेस्टेटर के मरने के बाद जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, इसीलिए वो कन्वेंसिंग नहीं इंक्लूड किया जाता
आ रही मेरी बात समझ में? वाई? बिकॉज जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही थी तब वो पर्सन जो सेलर था, जो ट्रांसफरर था, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आ रही मेरी बात समझ में? बहुत अच्छे से। तो वो इंस्ट्रूमेंट में प्रॉपर्टी ऑलरेडी ट्रांसफर थी, इज जस्ट दैट वो इफेक्ट में बाद में आई। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता था कि वो कभी इफेक्ट में आए ही ना। कन्वेंसिंग में एक बार डीड बन गई मतलब वो इफेक्टिव है, वो एनफोर्सेबल है और उसका आप कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन विल में ऐसा है कि आपने उसको फाड़ के फेंक दिया, उसने विल रिवोक कर ली, या विल घूम गई, या विल उन्होंने एग्जीक्यूट ही नहीं की, एग्जीक्यूटर ही नहीं है, ऐसी कोई भी गड़बड़ हो सकती है और फिर वो कन्वेंसिंग कभी ना हो। इसलिए उन्होंने विल को क्लियरली साइड में हटा दिया है। विल कन्वेंसिंग का जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें से विल को रिमूव कर दिया गया है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। कन्वेंसिंग अंडर स्टैम्प एक्ट कहां पर है? अंडर क्लॉज 10 ऑफ सेक्शन 2। ठीक है, आपको याद रखना जरूरी है। conveys on sale and every instrument by which property, whether movable or immovable, is transferred which is not otherwise specifically provided in schedule 1 of the act। तो बेसिकली देखो यार, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट या स्टैम्प एक्ट जो है उसमें उन्होंने अदरवाइज कन्वेंसिंग इंक्लूड नहीं की है, बट एक छोटी सी डेफिनेशन सेक्शन 2, दोनों के जो सेक्शन 2 है उसमें छोटी सी डेफिनेशन कन्वेंसिंग की इंक्लूड की गई है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। डन डील, डन डनाडन डन। यस, ओके। लास्ट पार्ट करते हैं, फिर हम डिफरेंस जो है वो कल करेंगे। जो क्या बोलता है कन्वेंसिंग इवेंचुअली क्या हो जाती है, क्योंकि देखो यार हम स्टैम्प एक्ट को इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं, हम स्टैम्प एक्ट को इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं, है ना, और हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, मतलब वो लीगली ट्रांसफर होना चाहिए, स्मगलिंग नहीं चलेगी। तो लीगली जब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है वेदर मूवेबल और इमूवेबल, तो वो क्या हो जाएगा आपका कन्वेंसिंग। अब तुम मुझे बताओ, क्या गिफ्ट, जिसको बहुत सारे लोग इंदौर में बोलते हैं गिफ्ट, तो क्या वो कन्वेंसिंग में आएगा या नहीं? कंसिडरेशन नहीं है, हाँ, तो क्या वो कन्वेंसिंग में आएगा या नहीं? हाँ या ना में जवाब देंगे। बताइए। ओके, चलो अब मैं आपको बताती हूँ कन्वेंसिंग में हमने कभी भी एक भी जगह क्या हमने ये पढ़ा कि कंसिडरेशन जरूरी है? हमने सिर्फ ये पढ़ा प्रॉपर्टी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर होनी चाहिए, तो वो तो गिफ्ट में भी होती है ना, कंसिडरेशन की तो कोई बात ही नहीं हुई। सो इट ऑल्सो 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 इंक्लूड्स ट्रांसफर बाय वे ऑफ गिफ्ट, बाय वे ऑफ एक्सचेंज, बाय वे ऑफ लीज, बाय वे ऑफ रेंट, by way of license, by way of sale, it is still conveyancing। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। डन है क्या? अरे बोलो यस। डन है? डील है? ओके, ऑल राइट गाइस, ओके परफेक्ट। चलो अब जो है हम लोग, मुझे सिर्फ तुम ये बताओ, जैसे यार एग्जिट में यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ऐसा लगा हो या तो शायद अटेम्प्ट लगे हैं, ठीक है, आई डोंट वांट यू टू डिस्क्लोज इसको अटेम्प्ट लगे इसको नहीं लगे, ठीक है, शर्माने वाली बात नहीं, बट हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है ना। तो अगर अटेम्प्ट लगे या नहीं लगे, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि यार जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना सी एस में किस्मत तो होती है, 30% लक होता है, 70% मेहनत होती है। कितने लोग ये चीज मानते हैं? कितने लोग ये चीज मानते हैं?
डिपेंड करता है रजिस्टर। अरे 100% यार, देखो रजिस्ट्रेशन तो आप फिर किसी का भी मत कराओ, आ रही मेरी बात समझ में, बट प्रॉपर्टी तो कन्वे हो ही रही है ना। हम उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं जो रजिस्टर होते हैं, अगर वो रजिस्टर हो रहे हैं तो ही वो कन्विंसिंग है, अगर तुम ऑफ द रिकॉर्ड कर रहे हो तो फिर तो कुछ भी कन्विंसिंग नहीं हुआ। ठीक है, यस। 1% लक, बाकी मेहनत। आई डोंट बिलीव, आई बिलीव। ओके ओके, वेरी गुड। ओके, देखो यार, मैं खुद भी विश्वास रखती हूँ, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि यार कोई लकी नहीं होता। मुकेश अंबानी भी लकी था ना, लकी तो था, बॉर्न विद गोल्डन स्पून। he he definitely has put a lot of efforts, but can you call Mukesh Ambani an entrepreneur? No, he's not an entrepreneur, he's just a businessman. Why? Because he just carried forward the business of his father. राइट, अग्री करते हो मेरे साथ, है ना? तो लक एग्जिस्ट करता है, बट ये मेरे पापा हमेशा मुझे बोलते थे, और मैं तुम्हें ये दे रही हूँ वसीयत में, ठीक है, और कुछ नहीं दूंगी वसीयत में। मेरे पापा ये बोलते थे कि हमारी जो हार्डवर्क है ना, कड़ी मेहनत, हमें वहां पहुंचा सकती है जहां पर हमारा लक हमें पहुंचाने की क्षमता रखता है। ठीक है, हमारा जो हार्डवर्क है ना, हमें वहां पहुंचाएगा जहां में हमारा लक हमें पहुंचा सकता है। वी बिलीव दैट लक एग्जिस्ट, वी बिलीव दैट लक एग्जिस्ट, तो लक पहुंचा रहा है ये हमें विश्वास है। लेकिन अगर लक कभी नहीं पहुंचा है तो फिर क्या नहीं पहुंचेंगे वहां पे? ऐसा नहीं है, फिर हम लक को कॉम्पनसेट करने के लिए हार्डवर्क करेंगे। आ रही मेरी बात समझ में? बहुत अच्छे से, यस। तो ऐसा नहीं है कि लक नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम दिन के 12 घंटे पढ़ते हो, 10 घंटे पढ़ते हो, सब कुछ कवर करके जाते हो, तो लक घुटने टेक देगा, लक घुटने टेक देगा। क्यों घुटने टेक देगा? क्योंकि तुम क्या छोड़ोगे ऐसा जो तुम्हें एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, कुछ छूटेगा ही नहीं ना, तुम तो सब पढ़कर जा रहे हो। ऐसा हम बोलते ना, यार ये छोड़ के गया था बस यही आ गया, यार ये टॉपिक अच्छे से नहीं गया था यही आ गया, एफएम में फॉरेक्स छोड़ा था वही आ गया, वही छोड़ते हैं ना हम लोग एफएम में। ठीक है, या आपका ये कैपिटल बजटिंग छोड़ा था वही आ गया। तो माय पॉइंट इज कि अगर आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है, आपने सब कुछ किया है, 3 टाइम्स रिविजन किया है, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस किया है, राइटिंग प्रैक्टिस की है, पुराने पूरे पूरे पेपर सॉल्व किए जिसमें अच्छे मार्क्स आए, मॉक टेस्ट दिए, टेस्ट सीरीज किए, अब तुम्हारा लक कहां से तुम्हें पीछे खींचेगा? ये मानकर चल रहे लक खराब है, मानकर चल रहे लक खराब है, अब लक कैसे पीछे खींचेगा? तो इवन इफ यू बिलीव इन लक, लेट द लक गो इनसाइड द बाथरूम एंड गेट फ्लश्ड। उसको फ्लश कर दो लक को, क्योंकि हम हार्डवर्क तो कर लेंगे और फिर लक की जरूरत नहीं है। आ रही मेरी बात समझ में? बहुत अच्छे से। तो ये 1% लक, 2% लक, 5% लक, 30%, 50%, कुछ भी हो, अगर तुमने सब किया है तो लक कुछ नहीं कर पाएगा, ये लिख कर ले लेना। This is what I followed, this is what I did, because I believe I've been unlucky since childhood। मेरा हमेशा घटिया रिजल्ट आता था यार, इतना घटिया आता था कि मेरे माँ बाप को ट्रस्ट ही नहीं था, एंड दे नेवर वांटेड मी टू परस्यू सीएस। वो नहीं परस्यू करने देना चाहते थे मुझे सीएस। वो बोलते थे बेटा जा कॉलेज जा, मस्ती करी, क्या कर रही है यार, ये तो मेरे आइडियल माँ बाप हो गए। बट वो ये नहीं चाहते थे कि मैं मस्ती करूं, वो ये चाहते थे कि मैं सीएस ना करूं, बिकॉज दे बिलीव्ड कि मैं नहीं कर पाऊंगी। आ रही मेरी बात समझ में? बहुत अच्छे से, यस। सो द पॉइंट इज कि आई डोंट गिव अ डैम अबाउट लक, I don't care if my luck exists, because I know I can work so hard that I can just flush my luck in the washroom. Okay, all right. Luck is inversely proportional to hard work. Okay, yes, you can say that. Very good, Abhijit. Ma'am, in December 19, I lacked 12 marks by the time I cleared with exemption. Very good, Shivani. Good job, good job, good job. So that, my friend, is hard work. Shivani is a live example here. एट द एंड हार्डवर्क मैटर्स, यस 100%। यार अपना जितना दम लगाओगे ना, बोलते ना दम लगा दो, दम लगा दो, आग लगा दो, कोई कुछ नहीं रोक पाएगा आपको।
कोई कुछ नहीं, आपको लोग पुल करने की कोशिश करेंगे बट तुम पुल हो ही नहीं पाओगे, तुम इतने डिटरमिनेट रहोगे, राइट? All right, guys. So that's it from my side today. Tomorrow is the last day of YouTube lecture. From Monday we will be starting on the application. जो यहाँ पर ड्राइव लिंक वाले स्टूडेंट्स हैं, वो ड्राइव लिंक वाले स्टूडेंट्स जो है उनको ये 4 लेक्चर उनके ड्राइव लिंक में मिल जाएंगे. उसके बाद जो आपका 8th से मंडे से जो लेक्चर चालू होगा वो आपको करीब 4-5 दिन बाद मिलेगा. बस ये 4-5 दिन का आपको लैग मिलेगा. उसके बाद जब आपको 4-5 दिन बाद जो लेक्चर मिलेंगे वो आप 5 दिन में कंप्लीट करोगे, तब तक आपको नए लेक्चर्स मिल जाएंगे. फिर आप वो 5 दिन में कंप्लीट करोगे, फिर आपको नए लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो फिर आप सब ट्रैक पे आ जाओगे. बस ये अभी 5 दिन का लैग आपको रहेगा. क्लियर है? बहुत अच्छे से. यस, ऑलराइट. सो वी गोना टॉक दीज मोटिवेशनल थिंग्स. 5 मिनट लगते लास्ट में, मजा बहुत आता है लास्ट में मुझे बोलने में और तुम्हें सुनने में. ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस. हैव अ नाइस डे. एंजॉय करो, चिल करो अभी 3-4 दिन तो, और खूब मस्ती करो, क्योंकि 8 तारीख से just roll up your sleeves because we have to do a lot. Okay, so have a nice day, take care. मैम मुझे 8 अटेम्प्ट लगे but I cleared final. अरे अनिमा, very good यार, very good, very good. Hats off girl, hats off. Executive in 6th attempt, very good. I am so proud of you guys कि तुम लोग यार आ रहे हो बताने के लिए. मतलब इससे प्राउड मोमेंट तो हो ही नहीं सकता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता हमारे बारे में क्या सोचते हैं लोग. हम बताएंगे, लगा तो लगा, उसमें क्या कर लोगे, लगा ना इतना टाइम तो क्या कर लोगे. सो दैट इज वेरी गुड. अनिमा एंड शिवानी, हैट्स ऑफ टू यू. ऑल राइट, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. चलो यार समाप्त करेंगे इस सभा को. क्या हम समाप्त करें? क्या आप हमें अनुमति देते हैं सभा को समाप्त करने की? सर यू कैन गो एंड चिल फॉर 5 minutes or something, then we can start with the next lecture. All right, perfect. So हम लोग कल मिलते हैं इसी समय, सेम टाइम सेम प्लेस, टुमारो. तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय.